सभी सुनने वालों का स्वागत है यादों का सिलसिला इस कार्यक्रम। दोस्तों, आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं जाने माने लेखक और वॉइस ओवर कलाकार हरीश भीमाणी से। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों, जैसा कि वायदा किया हरीश भीमाणी जी ने कि बताएंगे कि कैसे दूरदर्शन की यात्रा शुरू हुई, तो हरीश जी बताइए कि कैसे फिर शुरुआत हुई। एक्चुअली शुरुआत ऐसी हुई कि न्यूज की वजह से क्या हुआ, संडे के न्यूज मिलने लगे ना, उससे बड़ा प्राइम टाइम हो ही नहीं सकता क्योंकि तब सरकार ने शुरू किया था फ्री फीचर फिल्म दिखाना। फीचर फिल्म के क्लाइमेक्स की शुरुआत से पहले मेरे न्यूज आते थे। अब इससे बड़ा प्राइम टाइम क्या होगा, कुछ नहीं। तो रातों रात ऐसा हो गया कि मुंबई शहर में मुझे रास्ता क्रॉस करना मुश्किल गुजर रहा था। ये कौन जा रहा है, मतलब बस में जाना तो मुहाल, मतलब बस में जाओ तो वहां कुछ दो एक बार मुझे किसी ने कहा आपको बस में नहीं जाना चाहिए। अरे क्यों नहीं जाना चाहिए, इतना महंगा पेट्रोल, मैं कहाँ गाड़ी लेके घूमूंगा जी। कहने में क्या जाता, मगर उसकी बात सही थी जी। वो ऐसे नहीं, यू आर नाउ टीवी स्टार, छोटा मोटा सही, यू आर टीवी स्टार। उस समय तो देखिए हरीश जी, दूरदर्शन अपने आप में बहुत बड़ा स्टार था और लोग दीवाने थे कि कैसे लोग दिखाई देते हैं और वो व्यक्ति सामने दिख जाए तो अपने आप में एक जादू जैसा लगता था। अच्छा, दूरदर्शन का ऐसा था क्योंकि एक ही चैनल था कि देखने वाले को देखना पड़ता था जी। जिसके पास टीवी है उसके पास अक्सर बंद नहीं रहता था टीवी, तो अगर आप अच्छे लगते हैं तब तो वो आपके फैन हैं, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं लगते तो लगता है कि जबरन देखना पड़ रहा है, तो नफरत होती थी जी। ये तो ऐसा है, अरे वो कोई रोल कर रहा है वो जैसा खैर तो वहां से तब एक बड़ा इत्तेफाक ये हुआ कि जो सबसे बड़ा शो चल रहा था, रेडियो शो, उसका नाम था कोहिनूर गीत गुंजार। आधे घंटे का शो, रविवार दोपहर को, और फिल्म के गानों पर बेस्ड। तो इट वाज द हाईएस्ट रेटेड शो। तो प्रोड्यूसर और इनके बीच में जो प्रस्तुत करता थे उनके बीच में कुछ हुआ होगा। वो इतनी बड़ी रिस्क थी कि जो उसके प्रोड्यूसर थे वो नहीं चाहते थे कि एकदम से इस लड़के को ले लो। तो तभी एक और शो, कोई पेंट बनाने वाली कंपनी थी बड़ी सी, तो उनका एक छोटा प्रोग्राम था जी। तो वो उन्होंने 15 मिनट का प्रोग्राम के लिए मेरी ऑडिशन की, और मुझे आज भी कहते हुए कुछ शर्म महसूस होती है कि मैंने ऑडिशन बहुत खराब की थी। बहुत सेल्फ कॉन्शियस था। तो मगर फिर भी मुझे मिल गया वो कार्यक्रम, और 3-4 हफ्ते के बाद वो बड़ा प्रोग्राम भी मिल गया। अब क्या हो गया कि आई बिकेम अ संडे फिक्सचर जिसे कहते हैं जी। कि ये रविवार की आवाज कहते थे मुझे। अच्छा। कि रविवार को शाम को मेरे न्यूज होते, सुबह 2 मेन प्रोग्राम होते जी। और वो सारी फिल्म इंडस्ट्री सुनती, क्योंकि फिल्म बेस्ड था जी जी। और मनोरंजन का एक सबसे बड़ा ये साधन था, इसलिए भी लोग सुनते थे। शॉर्ट वेव अब खत्म हो रहा था जी, जी। तो रेडियो सिलोन की ख्याति कम हो रही थी, तो सब सुनते। वहां से मुझे बुलावा आया लता जी के यहाँ से, लता मंगेशकर के यहाँ से डायरेक्टली। तो मुझे याद है जिन्होंने फोन किया तो मैं सकते में पड़ गया। लता मंगेशकर, छोकरे जैसा मैं। तो शुरुआत हुई, उम्र तो मुझे याद नहीं है। अच्छा बताएंगे नहीं हम, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, मेरी माता जी बहुत अच्छी तरह जानती थी। उम्र का आंकड़ा तो नहीं हम आपसे पूछेंगे, लेकिन नंबर नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ अपने दोस्तों को बता दें कि 21 देश 53 शहरों में हुए 139 कार्यक्रम लता जी के, उनका जो है आपने संचालन किया, उसको सजाया अपने संचालन से, और ये उसी का जिक्र कर रहे हैं। शायद वहां से शुरुआत हुई या कुछ और बताना चाह रहे हैं, लेकिन हमने कहा श्रोताओं को पहले ये बता दें, क्योंकि हमारे श्रोता और हम लोग खुद नहीं जानते थे कि इतना अधिक आपका उनके संग मतलब इतना ज्यादा सानिध्य था। और बड़ी प्यारी सी आपने एक लाइन लिखी है, वो यहाँ हम जरूर बता दें। आपने अपनी किताब में लिखा है कि मैं चुन चुन कर सवाल करता और वो गुन गुन कर जवाब देती। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा? मैंने ये लिखा है प्राक कथन में जी। कि मैंने इस पुस्तक, लता जी की जीवनी है वो, और वो नहीं चाहती थी कि मैं लिखूं। अच्छा। हाँ, वो
लता जी बहुत प्राइवेट पर्सन जी, तो पता नहीं कौन क्या लिखेगा जी, और जो वो लिखवाएं वो शायद लोग पढ़ना ना चाहें, इसीलिए कहीं वो वक्तव्य नहीं देती थी। हाँ जी, तो मैंने प्राकथन में ये लिखा है कि मैंने उनके इंटरव्यूज नहीं किए, लेकिन मैं इंटरव्यूज करता तो मैं चुन चुन के सवाल देता, वो गुनगुन के जवाब देती और वो जवाब होते जो वो सोचती कि लोग पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। लेकिन हमारा तो सानिध्य रहा। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, हो तेरा मेरा साथ रहे। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, सब गवारा है मुझे
वर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये मत भूलिए कि लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट में 3 सिंगर्स, लता जी, एक सहायक सिंगर उषा जी, उनकी छोटी बहन, और एक कोई बड़ा सिंगर, मेल, पुरुष। मन्ना दा सबसे पहले थे, फिर काफी सारे एक के बाद एक थे, नितिन मुकेश हुआ करते थे, सुरेश वाडकर, कई सारे। उसके अलावा और कुछ नहीं था, कोई आइटम नहीं थी, कोई डांस नहीं था, कोई जादूगर नहीं था, कोई मिमिक नहीं था, सिर्फ एंकर था। ओहो। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती थी और उन्हें भी लगता था कि सब सही होगा ना। अभी तक तो सही हुआ है, आज सही होगा ना। मुझे भी लगता था कि आज मैं कर पाऊंगा ना। तो बातें बहुत होती थी और वो लता जी बहुत बातूनी थी। अच्छा, बहुत बातूनी थी, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं मिलता था। और शायद मुझ में वो ये देखती थी कि ये पढ़ा लिखा है, मतलब जिसे कहते हैं केवल डिग्री नहीं, लेकिन असल में जिसे कहते हैं कढ़ा हुआ है, कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि पढ़ा नहीं कढ़ा हुआ है ज्यादा। बिल्कुल। और संस्कारी है, संस्कारी परिवार से है, इधर की बात उधर नहीं करता, ये पता चल ही जाता है। सीमाएं जानता है अपनी कि कहाँ तक बात करनी है और कहाँ तक लोगों को बतानी है। और फिर भी सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी है, उसके साथ बात करने में मजा आता है। वेवलेंथ मिलना जिसको कहते हैं। हाँ, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे मिली थी। और आपने बताया कि फोन आया था लता जी का, तो क्या था? फोन आते ही मैं चुप हो गया एकदम। अपने आप से भी बात नहीं करना चाहता था कि कहीं और कोई सुन ले, मैं सुन लूं। ये कैसे हो सकता है कि न्योता आया है उनके यहां से? तो मैंने कहा चुप, किसी से बात नहीं, कहीं बताना नहीं, कहीं लिखना नहीं, कहीं कुछ नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं था। दूसरे दिन मुझे पहले मिलने बुलाया एयरपोर्ट पे। तब एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। अच्छा। एयरपोर्ट पे रेस्टोरेंट हुआ करता था, आप वहां आराम से जाइए और प्लेन्स टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, देखते हुए आप दिन गुजारिए, दोपहर गुजारिए। तो वहां बात हुई, तो कहा कि दीदी मिलना चाहती हैं, तो मैं पहुंचा। अब वो बड़ा मुबारक दिन था। अच्छा। क्योंकि उसी दिन मैं फिल्म गांधी, रिचर्ड एटनबरा की फिल्म गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनी, उसके हिंदी संस्करण की डबिंग के लिए जा रहा था। हिंदी गांधी मेरी आवाज से शुरू होती है। जो गांधी जी की स्मशान यात्रा है, उस पर कोई रिपोर्टर बोल रहा है, वो मैंने डबिंग की है। और मैं इतनी जल्दी में था कि मैं जाऊं, कहीं देर न हो जाए। सुना था लता जी बड़ी समय की पाबंद हैं, वक्त की पाबंद हैं, और इच्छा तो थी ही मिलने की, लेकिन मैं सर रिचर्ड से कैसे कहता कि भाई ये टेक सही लग रहा है। दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, वो कहते डार्लिंग कैन यू डू वन मोर टेक फॉर माय सेक। तो वो करके, मतलब जो मुझे अपेक्षा से कहीं ज्यादा उसका मुआवजा मिला था, वो गिनना भी मैं भूल गया। मैंने कहा निकलो यहाँ से, भागता हुआ वहां पहुंचा मैं कोई 5 मिनट पहले। 7 बजे कहा था, 7 में 5 को, और वो 5 मिनट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण लगे मुझे, मेरे करियर के लिए। तो अंदर म्यूजिशियंस भी बैठे हुए तैयार थे, लता जी आई नहीं थी अभी। इस पर बात करेंगे, उसके पहले हरीश जी अगर एक गीत सुन लेते हैं जब लता जी की बात चल रही है तो। लता जी का एक संगे मील गीत बहुत अपने करियर में बहुत पहले उन्होंने गाया था, और जो मैं कहता हूं कि जिस गायिका को प्लेबैक सिंगिंग में प्रवेश करना है, वो ये गीत सही गा जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और वो गीत है मनमोहना बड़े झूठे। क्या बात है, तो सुनते हैं ये गीत।
तुम्हारी बासी कान्हा तुम्हारी बासी कान्हा बनी कर पासी तान सुना के मेरा तन मन लूटे तान सुना के मेरा तन मन लूटे मन मोहना मन मोहना मन मोहना बड़े झूठे मन मोहना मोहना मन मोहना बड़े झूठे मन मोहना बड़े झूठे मन मोहना 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 बड़े झूठे मन मोहना 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 बड़े झूठे मन मोहना 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 मोहना। दोस्तों गीत सुना हमने और हरीश भिमानी जी हमारे साथ हैं। बहुत सारी बातें हैं हरीश जी जो आप बताना चाह रहे थे। एक तारदेव में एक स्टूडियो छोटा सा अच्छा। था, अब तो नहीं है। तो मुझे थोड़ी आतुरता थी ये भी देखने की कि सच में समय पे आती हैं या नहीं। तो मैं स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ा रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे ही। ठीक 7 बजे एक नाटकीय संयोग की तरह उनकी गाड़ी, फियाट गाड़ी आती है। अब क्या है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से, आप हस्ती से मिल रहे हैं, तो अक्सर कुछ कहने के लिए, कुछ अच्छा कहने के लिए आप सोच के तैयार होते हैं जी। तो मैंने वो नहीं किया था और उसका समय भी नहीं मिला। एकदम से सामने आ गई तो दरवाजा खुला, वो उतरी और मुझे देख के कहती है नमस्कार, आप आ गए। फिर मेरे पीछे स्टूडियो की घड़ी थी, वो देख के कहा अच्छा आप तो समाचार वाले हैं ना। क्या बात है। तो मैं क्या बोलता, मेरे मुंह से निकल गया लता जी आप तो उसी सुर में बोलती हैं जिसमें गाती हैं। क्या बात है। और मुझे डर लगा कि कहीं बुरा ना लगे, तो नहीं, वो तो खिलखिला के हंसती और सीधे काम पे लग गए। मैं बड़ा आशंकित था। देखिए इतना बड़ा काम मिला, लेकिन मैंने कहा ना मैं सोचता ज्यादा हूं। आपको पता है कि ये कॉन्सर्ट कहाँ होना था? कोल्हापुर में। अच्छा। अब कोल्हापुर की कन्या कोई 21-22 साल के बाद, इतनी जग प्रसिद्ध होने के बाद वो आ रही है कोल्हापुर। जाहिर है कि मराठी गाने कई गाएंगे और मेरी मराठी इतनी परिष्कृत नहीं। तो मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। तो उस उधेड़ बुन में मैं था। तो अभी रिहर्सल शुरू हो रहा था जी। कोई 8 म्यूजिशियंस थे, वो गानों की सूची बनी हुई थी। तो मुखड़े और अंतरे के बीच में म्यूजिक चल रहा था। तब मैंने कहा कि देखिए मैं कुछ आपसे कहना चाहता था, मतलब शर्तों के तौर पे नहीं लेकिन। तो कहा हाँ कहिए। रिहर्सल भी चल रहा है, गा भी रही है, मुखड़े अंतरे के बीच में बात भी कर रही है। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा है कि मेरा ऐसा ख्याल है कि आपके कॉन्सर्ट में लतीफे नहीं बताने चाहिए। तब बड़ा चलन था, लतीफे जोक्स बताते थे जी। कहा अच्छा। और मेरा तो ये भी ख्याल है कि शेरो शायरी हो सके वहां तक नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा। फिर उनका गाना शुरू हो गया। और कुछ आप कह रहे थे? मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा है कि जब आपके गाने का मैं परिचय दूं तो वो क्या गाना है वो ना बताऊं, म्यूजिक डायरेक्टर ना बताऊं और फिल्म ना बताऊं। अच्छा तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता। उसकी तैयारी नहीं थी आपकी? वो तो नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं ये भी मुझे ठीक से नहीं पता। कह दिया कोल्हापुर, हाँ कह दिया, कोल्हापुर जाना है। कोल्हापुर में
अच्छा हुआ ये 3 बातें आपने मुझे बताई, क्योंकि यही 3 बातें मैं शर्तों के तौर पे कहने वाली। क्या बात है। कहा मैं यही शर्तों के तौर पे कहने वाली थी। और आपने कहा ना आप नहीं जानते क्या करेंगे, आप तो ने कहा कि मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन बस आप वो कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है। बातें ऐसी रोचक चल रही हैं, लेकिन श्रोताओं हमें लगता है कि हरीश जी यहाँ पर एक गीत हम लोग सुन लें। हाँ क्यों नहीं, एक और गीत है। अगर फिल्म के गीतों में मधुरता का चरम अनुभव करना है तो कुछ गानों में से एक है राजहट का मेरे सपने में आना रे सजना, शंकर जयकिशन जी और लता जी। सुनते हैं ये गीत जी। मैं कहना ये चाहता हूं कि पहली मुलाकात में ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया कि ऐसा नहीं था कि ये लड़का उम्र में छोटा है, सफलता में कहीं छोटा है, कि ये लता जी के पांव में लौटेगा, दीदी प्रणाम हर बार आते जाते या तारीफ ही करना नहीं होगा। ये संस्कारी भी है, पूरी तरह से संयत है जी। और मुझे भी लगा कि ये इतनी बड़ी हैं लेकिन अपना बड़प्पन। तो यहाँ पर हरीश जी, ये तो एक आपका पूरा अध्याय है, बल्कि यूं कहें कि उपन्यास है पूरा का पूरा, जो आपने समय
एक सुदीर्घ समय गुजारा लता दी के साथ, तो यहाँ बड़ी लालच आ रही है। श्रोता भी हमारे ख्याल से सहमत जरूर होंगे, बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम इस पर बहुत लंबी अलग से रिकॉर्डिंग करेंगे लता जी के ऊपर, और वो आप बताएंगे 374 पन्ने की करेंगे। हाँ, कर लेंगे जी, क्योंकि मेरी लता जी पर लिखी जीवनी, लता जी की जीवनी, जिसका नाम है अजीब दास्तां है ये, और अंग्रेजी में इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, वो 374 पन्ने की है। तो इसमें उनके जीवन का हर पहलू है, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मतलब ऐसे प्रकरण है जिसके बारे में पहले कभी बात नहीं हुई है। और आपने बहुत सिलसिलेवार बताया है सब कुछ। तो इस वायदे के साथ हम बाकी जो आपके जिंदगी के पहलू हैं, जो आप कंपेयरिंग करते हैं, एंकरिंग करते हैं, और बड़ी खास खास चीजें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इजाजत है? जी जी, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग की आप, मतलब अभी हमें एक तरीके से कहना चाहिए कि हम वचन लेंगे आपसे कि आप उसका वायदा करेंगे कि आप समय देंगे एक बार फिर। आप कहें तो संविधान पर, आप कहें तो श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर, या इस माइक्रोफोन पर हाथ रखकर जी, मैं ये वचन देता हूँ कि मैं अवश्य आऊंगा आपके साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। यहाँ पर एक गीत अगर हम सुन लें और तब आगे बढ़ें तो कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा रहेगा। जब हमें रोमांटिक गाने याद करने हो ना, तो एक गीत याद आता है, जो है वो जब याद आए, बहुत याद आए। मुझे ये गीत केवल उसके गायन और धुन के लिए ही नहीं, लेकिन उसके पीछे छिपी एक कहानी है, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसकी बात फिर कभी कि कैसे छोटे लक्ष्मीकांत जी हिचकिचाते हुए लता जी के पास गए, उनको मना लिया कि बजट ना के बराबर है, फिर भी आप गाइए, हमें मौका मिला है। और फिर साथ में रफी साहब को लाने के लिए भी लता जी को मना लिया। लंबी कहानी है, बाद में कभी, अभी सुनते हैं वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए।
याद आए, बहुत याद आए। गीत सुना हमने और हरीश भिमानी जी हमारे साथ हैं दोस्तों। हरीश जी, अब चले समय की ओर। जी जी, मैं समय हूँ इस भूमिका के संदर्भ में भाई दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे जहन में आ रहे हैं। पहला ये कि भूमिका आपको कैसे मिली और फिर उसकी तैयारी आपने कैसे की। इन दोनों में से जिसको आप पहले चाहें उसका जवाब दें। नहीं, दोनों एक साथ मिले हुए हैं जी, क्योंकि इसका चयन हो चुका था। अच्छा, हाँ, उसके बारे में मुझे बताया भी नहीं गया था कि इसका चयन हो चुका है। कैसे चयन हुआ ये मुझे स्वयं चोपड़ा साहब ने बहुत बाद में लगभग 50वें एपिसोड के आसपास कुछ पार्टी थी तब बताया। अच्छा, तो वो भी आपको बता दूं जी। सबसे पहले तय हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और इनके बीच में बी.आर. चोपड़ा साहब के बीच में कि महाभारत में एक सूत्रधार होगा और वो सूत्रधार समय होगा। अच्छा, तो कुछ समझ में नहीं आया कि समय कैसे सूत्रधार हो सकता है। कहा वो हम करेंगे मगर शर्त ये है, और दूसरा ये था कि इसके डायलॉग राई मासूम रजा लिखेंगे। तो पहले इस पर काफी बहस हुई वगैरह। फिर समय कौन करेगा, तो कोई इतनी बड़ी हस्ती हो, क्योंकि आपको याद होगा कि उससे कुछ ही साल पहले 3-4 साल पहले हम लोग नाम का सीरियल आया था जिसमें अशोक कुमार सूत्रधार थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहा यहाँ कौन हो, तो पहला सुझाव था दिलीप कुमार का जी, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मगर कुल मिला के 5 राइटर्स थे। सबने कहा कि है तो सब ठीक, लेकिन वो समय नहीं होंगे, वो दिलीप कुमार होंगे। ही स्टाइलाइज्ड जी, वो आम जिंदगी में अलग बात करते थे, कैमरा शुरू होते अलग करते थे। और उनकी रफ्तार तो ठीक है और जरा मुश्किल होगी। तो तय किया कि नहीं, वो नहीं तो कौन। 2-3 नाम आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा करें आवाज रखें सिर्फ। अच्छा, आवाज। अब ये मत भूलिए, शायद पता ना हो श्रोताओं को भी, कि इससे पहले महाभारत से ठीक पहले एक सीरियल आया था बहादुर शाह जफर जी, वो भी बी.आर. टीवी से ही था जी जी। वो भी राही मासूम रजा साहब का ही लिखा हुआ था और उसमें समय की तरह ही सूत्रधार था जी, और वो था मैं लाल किला हूं। लेकिन कुछ वो बात बनी नहीं थी, तो उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, हम करेंगे तो यही, और उसका वाक्य होगा मैं समय हूं। ये बिल्कुल निश्चित, ये पहले से उन्होंने निश्चित करके रखा था। अच्छा, अब आवाज किसकी हो, तो उन्होंने कहा एक्टर तो चलेगा नहीं, क्योंकि हर एक एक्टर हमारा स्टाइलाइज्ड होता है। हाँ, लोग उसका नाम लेंगे कि ये है, हाँ, है ना, जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे ये है जी। तो उन्होंने कहा हमें आवाज ढूंढने, तो बाकायदा 2 दिन रखे गए, रेडियो और टीवी चलाए गए और साथ में एक असिस्टेंट बैठा। ये आप नहीं थे सामने? नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। ये तो मुझे चोपड़ा साहब ने मुझे बहुत बाद में बताया। ये बात कहते हुए कि आप निराश न हो कि आप कैमरा पर नहीं आते, ये मत भूलिए कि समय का पात्र भीष्म पितामह और कृष्ण से भी लंबा है जी, पहले से लेके आखिरी एपिसोड में है। तब उन्होंने मुझे ये बताया, तो वो सुनते गए। तो कहा ये कौन है, ये को टीवी में एक शैतान आता है कि ओनर्स प्राइड का है अंग्रेजी में, लेकिन क्यों कौन है? कहा ये तो अपने लड़का है, अपने यहाँ बहुत काम किया है। अच्छा, रवि जी के साथ बहुत काम किया है। अच्छा, हरीश भिमानी। अच्छा, फिर कुछ और एक बिस्किट की एड थी जी। कहा इसमें बड़ा खिलंदड़ापन है, ये मेरी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन और मजा आता है। क्या है ये, कौन? कहा ये वही है। अच्छा, ऐसी कोई 6-7 एड्स, जो बहुत सारी विज्ञापन थे और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आई, तो तब लगभग 60% मेरी आवाज में था, जो भी हिंदी अंग्रेजी मिलके। मतलब दूसरों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने मुझे अपनी बात बताई जी, मेरी बात बताई। तो उनका कि इस लड़के का कोई स्टाइल नहीं लगता है, यू नो, स्टाइलाइज्ड होते हैं हर एक कोई। तो लगता है कि ये जैसे स्क्रिप्ट वैसे घूम जाता है, हाँ, बदल लेता है अपने आप को। तो कहा इसको पढ़ाओ, ये है। तो उन्होंने पूरा देखा, 30-40 ऐसे देखे होंगे। उसके बाद कहा कि नहीं, ये सही लगता है। आवाजें और भी थी और कंपटीशन बड़ी तगड़ी थी, बड़े बड़े नाम थे। वैसे
मैं भी शीर्ष पे ही था। बातें ऐसी रोचक चल रही हैं, लेकिन हरीश जी यहाँ पर एक गीत हम लोग सुन लें। हाँ क्यों नहीं, एक और गीत कौन है। सा गीत जी? आपने सुना है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये आशा जी का, आशा भोसले जी का एक बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर और बहुत मुश्किल गीत है। जब मैंने उन्हें सुनाया कुछ अरसे पहले तो उन्होंने मुझे क्या कहा, क्या ये कौन सा गाना है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। उन्होंने बड़े ध्यान से मुखड़ा अंतरा सुना। ये फिल्म है खोटा पैसा। छोटी छोटी फिल्में बनाते थे एम सादिक, जिसके हीरो होते थे जॉनी वॉकर, हीरोइन श्यामा और म्यूजिक डायरेक्टर ज्यादातर ओपी नैयर। और छोटी फिल्म 1.5 महीने में तैयार, उन दिनों भी। इसका म्यूजिक है मदन मोहन जी का और इतना अच्छा गाया हुआ है। जैसे मैंने कहा, मनमोहना बड़े झूठे, उससे चाहे ये ज्यादा आसान हो, लेकिन ये गाना सही गा जाइए, आप सिंगर बन जाएंगे। दोस्तों, गीत सुना हमने और हमारे साथ हैं इस वक्त हरीश भीमानी जी, जनप्रिय धारावाहिक महाभारत के समय की वो आवाज जिसके हम सब दीवाने हो गए। आपको बता दूं कि महाभारत की पूरी कास्टिंग में अगर एक जाना माना नाम था तो वो मैं था। बाकी न कृष्ण, न भीष्म, न दुर्योधन। बिल्कुल सही बात। दुर्योधन अपनी तरह से विख्यात नहीं तो कुख्यात था। वो अमिताभ बच्चन वाले प्रकरण से। जी जी, पुनीत सर जी। पुनीत सर जी। गांधारी जी आ चुकी थी हम लोग में। हाँ, इसरानी। हाँ, मगर इतना नहीं था। नहीं था, इतना जाना माना स्टार्डम वाला वो नहीं था। जी जी। तो मुझे बुलाया गया देर रात 10:30 बजे। मैंने कहा किसका फोन आया? गुफी पेंटल जी का। अच्छा। हरीश तू आ जा। मैंने कहा गुफी जी, मैं 7 बजे के बाद अक्सर नहीं करता रिकॉर्डिंग, क्योंकि आवाज थकी हुई होती है, तो आई एम नॉट एबल टू गिव माई बेस्ट जब आपको कोई। तो कहा तू आ जा।
अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आ जाता हूँ, क्या करूँ। वहां गया तो त्रिमूर्ति उपस्थित, स्वयं B.R. चोपड़ा साहब, डॉक्टर राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा। अच्छा। मैंने कहा ये तो कुछ बड़ा और पता नहीं क्या है। अच्छा, एक मुश्किल ये होती है कि हमें आमतौर पर बताते नहीं, आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, तब की बताते नहीं थे कि आपको क्या करना है। अच्छा। क्योंकि वो प्रोजेक्ट लीक हो जाता है। जी। तो बताते नहीं है, वहां जाके आपको स्क्रिप्ट थमा देते हैं। तो मैं गया वहां जाके माइक पे बैठा, कोई स्क्रिप्ट लाया तो स्क्रिप्ट दी, तो मैंने पढ़ना शुरू, मैंने कहा लेवल दे दूं। तो मैंने कहा मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत कोई भरतवंश की सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। तो पीछे से मोजरी की आवाज आई, चर्र 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 और किसी ने कहा ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। जी। ये थे डॉक्टर राही मासूम रजा जी। तो मैंने कहा तो नहीं है ये डॉक्यूमेंट्री जी, मुझे क्या पता क्या है, मेरे सामने स्क्रिप्ट है। तो मैंने तो कहा बेटी जरा इत्मीनान से पढ़ो। तो मैंने जरा इत्मीनान से पढ़ा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे। तो चलो, तो मुझे लगा कि अरे रे कुछ हो रहा था, मैंने खो दिया। थोड़ा ज्यादा इत्मीनान से क्या करना, मैं क्या करूं। मैंने तो पूरी कोशिश की, पहले डॉक्यूमेंट्री की तरह पढ़ा, उन्होंने कहा इत्मीनान से, तो मैंने इत्मीनान से, पता नहीं 3-4 दिन के बाद फिर बुलावा आया। अच्छा, फिर आप ऐसे ही घर चले गए? हाँ, क्या करता मैं। अच्छा, आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकते। हाँ। तो 3-4 दिन के बाद फिर बुलावा आया। तो मैंने कुछ कहने की कोशिश की कि भाई पहले भी मैं ऐसे ही लौटा हूँ, तो इस बार मतलब हमको एडवर्टाइजिंग की बहुत बुरी आदत थी ना, पैसे चाहिए था। हाँ, हर रिकॉर्डिंग में चाहो तो और वो मैंने और प्रताप शर्मा ने ही शुरू किया था। अच्छा। कि ये क्या बार बार बुलाते हैं, किसी की गलती से नहीं है सच में। हाँ। पहले म्यूजिशियंस का ऐसा था, किसी की गलती की वजह से उनको बुलाएं। हाँ। दोबारा और पैसा ना दे जी, मतलब रेम्यूनरेशन ना दे, वो ठीक नहीं था जी। तो उसने कहा तू ज्यादा बहस ना कर, तू आ जा। मैंने कहा आप कहें इसलिए मैं आ जाऊं। अच्छा आता हूं। अच्छा कह दिया आपने। मेरे मन में क्या था, सच कहूं तो मेरा स्वार्थ था। इतनी रिकॉर्डिंग्स मैं करता हूं, मैं 3 से 5 रिकॉर्डिंग दिन की करता था। मुझे क्या मिलता है वहां, क्या मिलता है अलावा चेक के? कुछ नहीं, बल्कि मैं कुछ दे के आता हूं। यहाँ ये दिग्गज है, ये ज्ञानी लोग हैं, इनसे कुछ जानने तो मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा। क्या बात है। किसी इंस्टीट्यूट में तो मैं गया नहीं हूँ, इनका अनुभव है। तो मेरा स्वार्थ ये था, तो मैं चला गया। यहाँ पर एक गीत अगर हम सुन लें और तब आगे बढ़े तो कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा रहेगा। कौन सा आप चाहते हैं? ओपी नैयर साहब ने एक बार कहा था कि गीता दत्त की आवाज इज अ गॉड गिवन गिफ्ट, और मैं काफी हद तक सहमत हूँ इससे कि उनकी आवाज में ही जो एक अजीब मिठास थी वो अकथनीय सी है। अब जब गीता दत्त और ओपी नैयर की बात होती है तो अक्सर मेरा नाम चिन चिन चू की बात होती है, लेकिन उससे कहीं कम सुना गया, कहीं कम शायद बजाया गया गीत है 12 o'clock का। वही नैयर साहब हैं, वही गीता जी हैं, और एक तरह से कहें तो वही था रहमान जी हैं। कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू बलम तूने डारा हो, कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा। कैसा जादू। कोई तेरी तरह दिल नशीने, हो गई मैं पसीने पसीने। कोई तेरी तरह दिल नशीने, हो गई मैं पसीने पसीने। तूबा 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 नजर का इशारा, खो गया नन्हा सा दिल
हमारा कैसा जादू बालम तूने डारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू। जगमगाए कदम चलते चलते, तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते। जगमगाए कदम चलते चलते, तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते। लो चले लो चले लो चले नाम लेकर तुम्हारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू बालम तूने डारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू। होश भी थोड़ा थोड़ा, नशा भी, दर्द भी थोड़ा थोड़ा, मजा भी। होश भी थोड़ा थोड़ा, नशा भी, दर्द भी थोड़ा थोड़ा, मजा भी। तीर सैया तीर सैया तीर सैया जब तूने मारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू बालम तूने डारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू। दोस्तों गीत सुना हमने और हरीश भिमानी जी हमारे साथ हैं। दोस्तों चलते हैं समय के साथ और ये यात्रा तय करेंगे हरीश भिमानी जी के साथ। जी हुआ यूं कि अब वहां जाके बड़ी मुश्किल ये हुई कि उन्होंने कहा कि आप बेटे ऐसे नहीं, समय समय की तरह बोलो। तो समय की तरह कैसे बोलो? तो ये चलता रहा लोग 1-1.5 घंटा और आप कोशिश करते रहे? मैं कोशिश करता रहा। अच्छा। फिर तीसरी बार बुलाया। हाँ। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ लग रहा है कि मतलब अब पता चल गया था कि महाभारत सीरियल बन रहा है, उसका सूत्रधार है कि मुझे चुना तो गया है, लेकिन जी अब ये तय करना चाहते हैं कि इसकी पिच, इसकी पेस, इसका टोन क्या हो। तो उन्होंने जब कहा कि कुछ और बताओ, कुछ और आवाज बदल सकते हो, मैंने कहा नहीं, वो तो किरकिरी हो जाएगी, मजाक हो जाएगा। हाँ। मैं कर सकता हूँ 3-4, लेकिन वो तो नहीं करें। तो फिर मैंने कहा आपको आकाशवाणी चाहिए, अब समझ में आया। अच्छा। तो पंडित जी ने कहा, पंडित नरेंद्र शर्मा ने, आकाशवाणी तो कंस के समय होगी, वो आपको नहीं करनी। मैंने कहा हाँ, ये तो आपको गॉड्स वॉइस जिसे कहते हैं, दिव्य लोक से कुछ आवाज आ रही है, वो नहीं चाहिए, वो अच्छा, नहीं वो भी नहीं। तो समय क्या करें, सब सोच रहे हैं। जी। तो मैंने ही कहा, शायद छूटने की मंशा से, मैंने कहा देखिए, अगर एक वाक्य किसी को दिया जाए, यहाँ 4-5 लोग हैं, सबको एक ही वाक्य दिया जाए, तो जब वो रिकॉर्ड करेंगे तो अलग अलग क्यों सुनाई देते हैं? क्योंकि उनकी रिदम अलग है। अब आप चाहते हैं कि आवाज मेरी हो लेकिन वो मैं ना हूं, तो मेरी पहचान अलग हो उस आवाज के अंदाज से। तो न मैं थियरी ठीक से सिद्धांत समझ रहा था, न समझा पा रहा था। तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुम ही खुद दिखाओ। मैंने कहा अब मैं फंस गया। इतनी लंबी लंबी छोड़ी थी मैंने कि रिदम ऑफ द सेंटेंस और हर एक का अलग होता है। मुझे माइक की तरफ भेजा। मुझे याद है, मुझे कुछ नहीं सूझा तो थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई। इतना पुराना माइक्रोफोन, वो षटकोणीय। तो मैंने कहा ये तो नया दौर के जमाने का माइक्रोफोन लगता है। तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ, नया दौर में ही खरीदा था। वो 2 तरफा माइक्रोफोन था। कहा एक तरफ मेल सिंगर, एक तरफ, मतलब मैंने कहा अरे, एक तरफ रफी साहब रहे होंगे, एक तरफ आशा जी और आसपास ऑर्केस्ट्रा। तो कहा हाँ बोलिए। अब मैं क्या करूं? तो मैंने अपने आप से कहा बच्चों, अब कुछ ऐसे बोलो जैसा जिंदगी में नहीं बोला। अच्छा। जैसा जिंदगी में सुना नहीं है, ना कभी सुनोगे।
अब क्या करता मैं, मगर उसमें एक गरिमा हो, ग्रावितास जिसे कहते हैं, कि कुछ ऐसा कि वाह न भूतो न भविष्य ऐसा, मगर कैसे बोलूं। तब फिर मैंने, वही मेरे सामने था, तो मैंने कहा कि मैं समय हूं। अब ये आकाशवाणी जैसा नहीं है, बिल्कुल, मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के युद्ध की। पीछे से आवाज आई, बस इसी को पकड़ के रखो। और रिकॉर्डिस्ट से कहा, इसको रिकॉर्ड कर लो। हाँ जी बोलिए। तो कहा कर लिया सर, रिकॉर्ड कर लिया हमने। तो इसको, इस टेप को अलग रखो, हाँ। इस टेप को इरेज मत करना। हर बार जब ये आए तो उनको बोलो ये। मैंने कहा सर ये तो बहुत स्लो है, ये कौन सुनेगा। आपने कहा कि विजुअल भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपने कहा ब्रह्मांड दिखेगा और किसी ऋषि का सिलुएट सा दिखेगा, छाया सी दिखेगी, तो ये कौन सुनेगा इतना। नहीं, यही ठीक है। मैंने कहा सर देखिए, मैं और कोशिश कर, ये ठीक है। बस तीनों ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट की 3 जज के बेंच निर्णय देता है ना, कि 3-2-0 बस ये निर्णय है। अब आपको सूली पर चढ़ना है। हरीश जी, बातें तो ऐसी चल रही हैं और जाहिर है कि आपको सुनते वक्त तो लगता है कुछ और न बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। धन्यवाद। यहाँ पर एक गीत अगर हम सुन लें तो कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छा रहेगा। कौन सा आप चाहते हैं? हमारी फिल्मों के गानों में भंगड़ा तो हमेशा से मशहूर रहे हैं। भाई जहाँ पंजाब हो वहाँ भंगड़ा कैसे ना हो, लेकिन भंगड़ों में भंगड़ा, यानी कह सकते हैं कश्मीर दी काली दा मेरी जां बल्ले बल्ले। सुनते हैं ये गीत जी। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जां बल्ले बल्ले। बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। तेरी सूरत प्यारी, अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे।
तकदीर है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान। आप सुन रहे थे जाने माने लेखक और वॉइस ओवर कलाकार हरीश भीमाणी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का तीसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। यादों का सिलसिला।